नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो देखिए, आप सभी को मालूम होगा जो आपके 1 के एग्ज़ाम है वो 16 जुलाई से कंफर्म हो चुके हैं। तो अब इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि 16 जुलाई का एग्ज़ाम है या नहीं। तो 16 जुलाई से 26 जुलाई के बीच आपका एग्ज़ाम होने वाला है। कई सारे शिफ्ट में होगा ये एग्ज़ाम और ऑनलाइन होगा। जिनको नहीं पता है उनको मैं एक बार बता दूँ। तो देखिए, अब चूंकि एग्ज़ाम के काफ़ी कम दिन बचे हैं तो इसीलिए ये जो मॉडल पेपर है इसको लिया जा रहा है। और मॉडल पेपर कह लीजिए या फिर टेस्ट सीरीज़ कह लीजिए या फिर प्रैक्टिस सेट कह लीजिए। तो इसका लेवल लगभग जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिलेबस दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग रखा गया है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं आप देखिए अटैम्प्ट करके, और अपनी जो तैयारी है उसको देखिए कितना बेहतर है। और आने वाले समय में ये कंटिन्यूसली एग्ज़ाम तक आपके ये वीडियोस आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करके रखें अपडेट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हाँ, पीडीएफ वगैरह के लिए जो टेलीग्राम है वहाँ पर जाइए और उसको ज्वाइन कर लीजिए। लिंक भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, इससे पहले एक और क्लास आ चुकी है। तो जो लोग उसको नहीं देख पाए हैं या पहली बार इस चैनल पर आए हैं वो जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पर वन दरोगा का प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं उसको। तो अभी एक ही क्लास आई है तो आज से हम लगातार करेंगे। तो आने वाले समय में काफ़ी सारे टॉपिक आपके कवर होते रहेंगे, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इसमें कवर होते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। अभी देखिए, फिलहाल मैं हिंदी में ही लेकर आया हूँ इसको, यानी कि बाय लैंग्वेज नहीं है। वैसे आपका पेपर तो बाय लैंग्वेज होता है। तो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम से आपके लिए इंग्लिश में भी लाया जाए दोनों, ताकि जिन जो इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल है उनके लिए भी अच्छा हो और हिंदी वालों के लिए तो अच्छा रहेगा ही हिंदी में। तो पहला क्वेश्चन देखिए साउंड का है। तो साउंड की बात करें तो साउंड का जो यूनिट है आपका वो आई थिंक फिज़िक्स वाले सेक्शन में नीचे दिया गया है। तो सबसे आखिर में दिया गया है यूनिट में। तो इससे क्वेश्चन भी आपके रहेंगे। तो लगभग इसी लेवल का है जो आपके सिलेबस में दिया गया, उसी के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश की गई है यहाँ पर। तो आंसर आपको कमेंट करके बताना है पहली चीज़, और एटलीस्ट गेस तो करना ही है कि कौन सा आंसर यहाँ पर राइट होगा। तो पहला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि सुनने का कारण है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जिनको नहीं पता है। प्रतिध्वनि प्रतिध्वनि मतलब होता है एको। ठीक। तो ये जो एको होता है वो क्यों होता है यही पूछा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए 4 दिए गए हैं। पहला है ध्वनि तरंग का परावर्तन, ध्वनि तरंग का अपवर्तन, ध्वनि तरंग का व्यतिकरण या फिर अनुवाद। तो अनुवाद का तो कोई मतलब नहीं है, इसके कारण ये नहीं होता है। व्यतिकरण होता है इंटरफेरेंस, और इंटरफेरेंस भी नहीं होगा इसका। तो परावर्तन होगा या अपवर्तन होगा। तो जाहिर सी बात है रिफ्लेक्ट होके आएगा तभी आपको प्रतिध्वनि सुनने को मिलेगा, या जो एको होता है वो सुनने को मिलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन गैस किया था आपने, बिल्कुल सही किया था। तो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आपको मालूम भी होगा। तो जो एको सुनने का रीज़न होता है, एको आने का रीज़न होता है वो होता है आपका ध्वनि तरंग, साउंड वेव्स का रिफ्लेक्शन, परावर्तन। ठीक है, जैसे कि जब आप किसी पहाड़ी पर जाकर ज़ोर से चिल्लाते हैं तो आपको एको सुनाई देता है वापस रिपीट होके। या फिर किसी दृढ़ दीवार यानी कि हार्ड वॉल पर अगर आप चिल्लाते हैं तो वहाँ से भी रिफ्लेक्ट होता है थोड़ा सा आवाज़। या फिर गहरे कुएं में भी अगर आप देखते हैं तो वहाँ से भी जो है साउंड रिफ्लेक्ट होता है, इसे ही कहते हैं एको। समझ गए होंगे, इजी क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है आपका, जो लाइट है या फिर श्वेत प्रकाश है इसको विभिन्न रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है। विभिन्न रंगों में यानी कि जब प्रिज्म पर जो वाइट लाइट है वो आती है तो इसमें जो अलग अलग रंगों में वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, तो ये क्या होता है। तो ये होता है आपका विक्षेपण, यानी कि रिफ्रैक्शन। विक्षेपण ही होता है ये। श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभाजित होना कहलाता है विक्षेपण। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। विक्षेपण के बाद ये कुछ वर्णक्रम बनाते हैं, वो कौन कौन से होते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए, हो सकता है पूछ लिया जाए। तो कुछ इस तरह से जब लाइट यहाँ पर आती है तो इस तरह से रिफ्लेक्ट होता है नीचे की तरफ, आधार की तरफ, यानी कि जो बेस है प्रिज्म का, और फिर यहाँ से काफ़ी सारी लाइट्स निकलती हैं। तो इसे बोलते हैं विबग्योर। ठीक, पढ़ा भी है आपने, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, विबग्योर कहते हैं इसे। तो इसको याद रखिएगा। इसका मतलब क्या है विबग्योर का, तो वायलेट, इंडिगो, फिर आता है आपका ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, विबग्योर। तो यही है इसका बेसिक मतलब। तो ये समझ गए होंगे विक्षेपण इसे कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। आखिर में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके कितने राइट आंसर हुए। जितने भी क्वेश्चन हम देखेंगे 20 से 25 क्वेश्चन होंगे। तो इसमें अगला क्वेश्चन है, किरणों के लंबवत रखे प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति सेकंड पर आपतित प्रकाश की मात्रा कही जाती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो लाइट है या जो रेज हैं उसके लंबवत रखे, यानी कि लाइट के लंबवत रखे प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पर आपतित प्रकाश की मात्रा कहलाती है। तो ये है 4 ऑप्शन आपके पास। क्या कहलाता है इसे, क्या कहते हैं इसे, तो ये है आपका
कैंडल पावर। अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन गैस किया था तो बिल्कुल सही गैस किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि एक अवतल दर्पण की नाभिक दूरी निर्भर करती है। नाभिक दूरी क्या होता है? मान लीजिए एक दर्पण है, ठीक है, और कुछ इस तरह से बनाते हैं दर्पण को, तो ये एक दर्पण है। तो इसमें पूछा गया है कि नाभिक दूरी किस पर निर्भर करती है। तो पहला तो ये है आपका सेंटर, ठीक है, इसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या पर ही जो आपकी नाभिक की दूरी है वो निर्भर करती है। तो ये इसका राइट आंसर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या पर ये निर्भर करती है। ठीक, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, यानी कि जम रहा है या जम चुका है, झील के अधस्थल में जल का क्या तापमान होगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अधस्थल का मतलब मैं बता देता हूँ, इसे कहते हैं सब सरफेस, ठीक है। तो इसमें जो जल का टेम्परेचर है वो क्या होगा, ये पूछा गया है। तो ये 4 डिग्री आपने पहले ही पढ़ा होगा, 4 डिग्री रहता है जब बर्फ़ जमने लगता है या जम जाता है। तो ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद है, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलयता, विलयता का मतलब होता है सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो ये क्या होता है, क्या ये बढ़ जाता है या घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, यानी कि चेंज नहीं होता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, क्या होता है इसमें। तो देखिए, जो ठोस पदार्थ होते हैं, जो ठोस मटेरियल होते हैं, सामान्यतः जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है तो वो बढ़ जाता है, उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाता है। तो वो शक्कर भी चूँकि क्रिस्टल है और इसके घोल का जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो इस वजह से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, बढ़ता है। इसके बाद, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है। 4 ऑप्शन दिए गए, यानी कि जो साउंड वेव्स जो हैं वो किस वेव्स के रूप में ट्रैवल करते हैं या यात्रा करते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में, अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में, स्थिर तरंगों के रूप में, या फिर दोनों के रूप में। तो ये होगा आपका ध्वनि जो है, साउंड जो है वो अनुदैर्ध्य तरंगों की रूप में ट्रैवल करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, माफ़ कीजिएगा, सेकंड ऑप्शन आपका सही है, अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वर की गुणात्मकता किस पर निर्भर करती। गुणात्मकता ऑप्शन देखिए एक बार, स्वर की गुणात्मकता उच्चता के साथ घट जाती है। दूसरा है, सुर के रूप में सीधे बदल जाती है, विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है, या फिर विस्तार के रूप में प्रतिलोम रूप में बदल जाती हैं। ये भी साउंड के क्वेश्चन है यहाँ पर कुछ। तो स्वर की गुणात्मकता, इसका राइट आंसर होगा विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। अधिस्वर का मतलब होता है ओवरट्यून, तो इस पर ही ये निर्भर करेगा। ठीक, इसको याद रखिएगा, विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करेगा स्वर की गुणात्मकता। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पूछा गया है। प्रज्वलन ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्माधारिता, या फिर ऊष्मीय मान। तो 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा को कहा जाता है, ऑप्शन फोर्थ अगर आपने सोचा था तो बिल्कुल सही गैस किया था, ऊष्मीय मान इसे कहते हैं। ठीक, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट। इसके बाद है, प्रशीतन चक्र में उपसीलन COP को बढ़ाता है, शीतलन को घटाता है, संपीड़न के कार्य को बढ़ाता है, या फिर संधारित्र के आकार को घटाता है। तो प्रशीतन चक्र में उपसीलन जो है, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है, संपीड़न के कार्य को बढ़ाता है, कंप्रेशन को बढ़ा देता है। ठीक, तो थर्ड अगर आपने गैस किया था तो बिल्कुल सही है। इसके बाद, एक शुष्क बल्ब तापमान के लिए आपेक्षिक आर्द्रता की घटने पर आर्द्र बल्ब तापमान बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो ये होगा आपका घटता है, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद, माफ़ कीजिएगा, इसको करेक्ट कर लेना, घटता नहीं होगा, ये होगा आपका बढ़ता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता बढ़ती है, घटती है, वही रहती है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पूछा गया वायु की तापीय चालकता, तो क्या होता है इसमें, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाए तो वायु की तापीय चालकता इसमें घटती है। ठीक, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं,
तो अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए इसमें पूछा गया है कि ग्लेशियर में बर्फ़ हमेशा निम्न में से कहाँ से पिघलता है। तो जो ग्लेशियर होता है उसमें बर्फ़ कौन सी सतह से पिघलता है, ये पूछा गया बेसिकली। तो ऊपरी सतह से, या फिर सबसे निचली सतह से, या फिर बदलते रहता है, कभी ऊपर से, कभी मध्य से, कभी नीचे से, या फिर सिर्फ मध्य से। तो क्या लगता है, ग्लेशियर जब पिघलना स्टार्ट होता है तो वो ऊपर से होता है, नीचे से होता है, बदलते रहता है, फिर मध्य से होता है। तो ऑप्शन सेकंड अगर आपने गेस किया तो बिल्कुल सही है, निचले स्तर से पिघलना स्टार्ट होता है, यानी कि जो ग्लेशियर है वो हमेशा निचले स्तर से ही पिघलना स्टार्ट होता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट है, सबसे निचले स्तर से। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बना भाप उसी ताप पर के पानी से अधिक तीव्र होता है क्योंकि। यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो भाप है अगर वो 100 डिग्री टेम्परेचर पर है और पानी भी 100 डिग्री टेम्परेचर पर है, तो दोनों में से जो तीव्रता है या कह लीजिए जलनशीलता है, यानी कि जब हाथ उसमें आप अगर ले जाएंगे उसके पास तो आधा अधिक जलन फील होगा। तो भाप अधिक तीव्र है, ऐसा क्यों है ये पूछा गया। तो भाप चूंकि एक गैस है इस वजह से है। भाप बहुत अधिक दहनशील होता है, क्या ये रीज़न है। भाप बहुत अधिक ताप दे सकता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन, यानी कि भाप बहुत अधिक ताप दे सकता है। देखिए जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप होता है तो देखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर भाप है तो वो हमेशा ज़्यादा जलनशील होगा 100 डिग्री टेम्परेचर के पानी से। ठीक, पहला तो ये है। इसके अलावा भाप में गुप्त ऊष्मा होती है जिसकी वजह से ये होता है। तो मान लीजिए 1 ग्राम आपके पास जल है जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, और 1 ग्राम आपके पास वाष्प है जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही है। तो इसमें 536 कैलोरी ऊष्मा ज़्यादा होती है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर पूछ ले जाए कि 1 ग्राम जल और 1 ग्राम वाष्प में कितनी ऊष्मा का डिफरेंस होता है, तो ये 536 कैलोरी ऊष्मा ज़्यादा होती है किसमें, वाष्प में, भाप में। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो गया थर्ड। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इंजन रेडिएटर में ताप का संचरण होता है चालन, संवहन, विकिरण या फिर चालन एवं संवहन दोनों द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये होगा आपका फोर्थ, अगर आपने गैस किया था तो बिल्कुल सही है, कंडक्शन और कन्वेंशन। इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसके डेफिनेशन आप समझ जाएंगे। इंजन रेडिएटर में ताप का संचरण चालन और संवहन द्वारा होता है, कंडक्शन एंड कन्वेंशन द्वारा। इसके बाद वह प्रक्रम जो उपलब्ध ऊर्जा का क्षय नहीं कहलाता है। तो ये 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसमें से कौन सा होगा। तो ये है आपका रुद्धोष्म प्रक्रम। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यों एक लोहे का टुकड़ा पारा में तैरता है और पानी में डूब जाता है। पारा मतलब जो मरकरी होता है उसमें तैरते रहता है और पानी में डूब जाता है। मरकरी वही जो आप थर्मामीटर में देखते हैं, जो ट्रेडिशनल थर्मामीटर होते थे, तो उसमें तैरते रहता है और पानी में डूब जाता है, ऐसा क्यों। तो इसका रीज़न क्या है, 4 ऑप्शन देखिए। पारे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए पारे में उत्प्लावन पानी में उत्प्लावन से कम है। पारा का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए पारे में उत्प्लावन पानी के उत्प्लावन से अधिक है, क्योंकि यह एक लोहे का टुकड़ा बहुत ही विशिष्ट प्रकार का होता है, या फिर क्योंकि एक लोहे का टुकड़ा पारा में विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर लेती है। तो फोर्थ ऑप्शन तो रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ इतना पूछा गया कि पारा तैरता है, पारा में टुकड़ा जो है वो तैरते रहता है, पानी में डूब जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि उत्प्लावन बल, पानी में क्या होता है, उत्प्लावन बल, जब कोई नाव पानी में तैरती रहती है तो वो उत्प्लावन बल के कारण वो तैर पाती है। तो ये चीज़ डिपेंड करता है डेंसिटी पर, यानी कि पारे का घनत्व अधिक होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, पारे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए पारा में उत्प्लावन पानी के उत्प्लावन से अधिक होता है। सेकंड ऑप्शन आपका सही है, गलत मतलब सही है। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। तो चूंकि डेंसिटी जो मरकरी है उसका ज़्यादा होता है, ठीक है, जो डेंसिटी है मरकरी का वो वाटर के डेंसिटी से ज़्यादा होता है, तो इस वजह से जो उत्प्लावन है वो भी ज़्यादा होता है वाटर से, तो इस वजह से जो टुकड़ा है लोहे का वो तैरते रहता है। ठीक, तो ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट है, समझ गए होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किस फ़ारेनहाइट पर सेल्सियस का मान समान रहता है। यानी कि जितना फ़ारेनहाइट है उतना ही सेल्सियस भी होगा, किस पर कौन सी ऐसी वैल्यू है।
तो ये है आपका -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस पर जो है सेल्सियस का मान भी समान रहता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइका उष्मा का एक अच्छा सुचालक है, ये कथन है सत्य है असत्य है, निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसमें से कोई नहीं। तो असत्य है, ये उष्मा का कुचालक होता है ना कि सुचालक। ठीक, तो असत्य होगा, ये सुचालक नहीं है। अच्छा तो नहीं है, मतलब कुचालक ही होता है, माइका जो है कुचालक होता है। ठीक, इसके बाद है बैरोमीटर में पारे के ऊपर के स्थान में थोड़ी आर्द्रता प्रवेश कराने पर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है पारा का स्तंभ गिर जाएगा। ठीक है, अगर आर्द्रता प्रवेश कराई जाती है थोड़ी ऊपर के स्थान पर तो पारा का जो स्तंभ है वो गिर जाएगा। इसके बाद आज के लिए आखिरी क्वेश्चन है, तो उम्मीद करता हूँ आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो आखिरी क्वेश्चन है, निम्न में से किसके कारण ताप प्रवाहित होता है। द्रव्यमान, तापमान, विभवांतर या फिर घनत्व। तो जाहिर सी बात है तापमान, टेम्परेचर के कारण ही ताप प्रवाहित होगा। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन है, एक आध और देख लेते हैं हम। तो चलिए देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि एक ट्रक और एक कार एक ही गति से जा रही है, ट्रक का भार कार के भार से 10 गुना है, उसके गतिज ऊर्जा के बीच का अनुपात क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी का। तो ये बेसिकली आपके एनर्जी की यूनिट से ही क्वेश्चन बनेगा। इसमें इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे तो सिंपल है। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ये होता है आपका ½ mv², पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो बस इसको याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ दिया गया है कि 10 गुना अधिक है, तो m पर डिपेंड कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, चूँकि एक ही गति से जा रहे हैं तो v तो यहाँ पर सेम है। ठीक, तो m पर डिपेंड करेगा सारी चीज़ें। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पहला क्या है, ट्रक। ठीक है, और दूसरा है आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार। तो हाफ, चूँकि m = 10 दिया गया तो हम इसको 10v² लिख सकते हैं। और दूसरा है आपका हाफ, कार का जो वैल्यू होगा वो 10 गुना है, तो कार का 1 होगा। ठीक है, ट्रक के मुकाबले, तो सीधे v² हो जाएगा। तो v से v गया, हाफ से हाफ गया, तो 10:1 बचता है यहाँ पर। समझ गए होंगे आप, यहाँ पर थोड़ा स्क्रीन पर समझाने में मुश्किल होता है। तो 10:1 का ये होगा। ठीक है, इनके बीच का जो अनुपात होगा वो 10:1 होगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और अब है आपके लिए आखिरी क्वेश्चन आज का। इसमें पूछा गया कि कोई ठोस वस्तु का भार W है, वह पानी पर तैरता है, तो उसका आभासी भार क्या होगा। तो 2W होगा। ठीक है, आभासी भार 2W होगा, दुगना। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करे होंगे। देखिए, जितने भी क्वेश्चन आपके सही हुए हैं नीचे मेंशन कर दिए, गलत हुए कोई बात नहीं, आप प्रिपेयर करते रहिए। आने वाले समय में सिलेबस के अकॉर्डिंग और भी अच्छे वीडियोस और क्वेश्चन लाने की कोशिश की जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए। अच्छा, जाने से पहले जो लोग पहली बार आए हैं, एक बार फिर से कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।